हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है एबनॉर्मलिटी इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। एबनॉर्मलिटी इट मीन्स जो नॉर्मल नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन जिनका वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनसे कैलकुलेटेड वैल्यू से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब डिफर कर जाता है तो फिर ये नॉर्मल नहीं है। इट मीन्स नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जब एक्चुअल वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफरेंट हो जाता है तो हम लोग इसी को बोलते हैं एबनॉर्मलिटी इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। एबनॉर्मलिटी इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, इसके रीजन क्या हो सकता है? एबनॉर्मलिटी का रीजन होता है डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स। जब आप सॉल्वेंट में किसी सॉलिड को डिजॉल्व कराते हैं तो सॉलिड कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं और कुछ सॉलिड एसोसिएट भी होता है। जब किसी सॉलिड का डिसोसिएशन होगा मोर देन वन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज कर जाएंगे, और जब एसोसिएशन होगा तो एसोसिएशन के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर जाएंगे। जब कंबाइन करेगा कई पार्टिकल, 2-3 पार्टिकल कंबाइंड हो गया या मोर देन 3 पार्टिकल कंबाइंड हो गया, तो 1 पार्टिकल में चेंज कर गया, या 1 पार्टिकल 2-3 पार्टिकल में या कई पार्टिकल में टूट गए तो मोर देन 1 पार्टिकल प्रोड्यूस हो गया। तो जब डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं, वहीं जब एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल के बढ़ने से या नंबर ऑफ पार्टिकल के घट जाने से इन सॉल्यूशन एक्चुअल कोलिगेटिव वैल्यू जो फाइंड करते हैं एक्सपेरिमेंट से वह डिफरेंट मिलता है, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला से। इट मीन्स थ्योरेटिकल जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे एक्चुअल कोलिगेटिव वैल्यू इनका डिफरेंट हो जाता है। इसे ही बोलते हैं एबनॉर्मलिटीज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो एबनॉर्मलिटीज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव वैल्यू फ्रॉम द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव वैल्यू। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव वैल्यू से ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव वैल्यू का डिफरेंट होना, इसी को बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मलिटीज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। एबनॉर्मलिटीज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन का रीजन क्या है? डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब पार्टिकल डिसोसिएट होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा, जब पार्टिकल एसोसिएट होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाएगा। तो डिसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल के इंक्रीज करने के कारण जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव वैल्यू है वो अधिक हो जाएंगे। जबकि एसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाते हैं तो नॉर्मल कोलिगेटिव वैल्यू से इनका एक्चुअल वैल्यू जो होगा वह डिफरेंट हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स एक्चुअल वैल्यू लोअर ऑर्डर में मिलेगा जब एसोसिएशन में जाएंगे पार्टिकल, और एक्चुअल वैल्यू हायर ऑर्डर में मिलेगा जब पार्टिकल डिसोसिएशन में जाते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है एक्चुअल कोलिगेटिव वैल्यू, या नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन पे डिपेंड करता है एक्चुअल कोलिगेटिव वैल्यू। और ये एज्यूम करते हुए कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है थ्योरेटिकल कोलिगेटिव वैल्यू। और इस दोनों का जब रेशियो निकालते हैं एक्चुअल कोलिगेटिव वैल्यू का, इट मीन्स ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव वैल्यू का, जब कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव वैल्यू से रेशियो निकालते हैं, इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? वन टॉप फैक्टर बोलते हैं। तो वन टॉप फैक्टर आई इज रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव वैल्यू
एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव वैल्यू। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव वैल्यू एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव वैल्यू का जो रेशियो होगा, इसी रेशियो को हम लोग वन टॉप्स फैक्टर बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आपको ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव वैल्यू, इट मीन्स एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव वैल्यू फाइंड करना हो, तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव वैल्यू फाइंड करने के लिए आप वन टॉप फैक्टर आई में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इन केस ऑफ relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू है पी नोट एस माइनस पी एस बाई पी नोट एस, और कैलकुलेटेड वैल्यू है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल। आप कैलकुलेटेड वैल्यू में आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ये कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों इक्वल हो गया। अब आप आई से जब इस कैलकुलेटेड वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल वैल्यू आपको उतना ही मिलेगा। ठीक उसी तरह से सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इक्वेशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू डेल्टा टीवी है और कैलकुलेटेड वैल्यू के बी इंटू एम से निकालते हैं। ये कैलकुलेट करना होता है तो ये इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो के बी इंटू एम में वन टॉप फैक्टर, इट मीन्स कैलकुलेटेड वैल्यू में वन टॉप फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू के इक्वल ये हो जाएगा। इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, depression in freezing point of solvent in a solution। इसके लिए आपको इक्वेशन है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। इस के एफ इंटू एम को कैलकुलेटेड वैल्यू बोलते हैं फॉर डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, और ये डेल्टा टी एफ आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू में यहाँ भी हम क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा ये फाइंड हो जाएगा। और फोर्थ आपको है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं और ये सी आर टी के इक्वल होता है। तो पाई इक्वल टू सी आर टी में सी आर टी से कैलकुलेट करते हैं ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर और कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों को इक्वल करने के लिए हम इस कैलकुलेटेड वैल्यू में आई सी आर टी कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी इट गिव्स यू ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इधर का जो वैल्यू है ये ऑब्जर्व्ड हो गया, ऑब्जर्व्ड ओपी, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, कैलकुलेटेड ओपी। तो ये ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है और ये कैलकुलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ये ऑब्जर्व्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और ये कैलकुलेटेड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो आप आई से जब कैलकुलेटेड वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है ये आपको फाइंड हो जाता है। अब इस आई के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। वैल्यू ऑफ आई को फाइंड करने के लिए, वैन टॉप फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई के वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक तो आपको ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव वैल्यू होना चाहिए और कैलकुलेटेड वैल्यू होना चाहिए। इस दोनों का रेशियो कर देंगे तो आई मिल जाएगा। अब ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये तो एक्सपेरिमेंट से मिलेगा, और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो थ्योरेटिकल जो इक्वेशन है उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव वैल्यू जो है इट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए
नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने होते हैं, बटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं। इस दोनों के रेशियो के इक्वल हो जाएगा ये। या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल, बहुत से सब्सटेंस एसोसिएट भी करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितने हो जाएंगे, इसका रेशियो निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन से। आफ्टर एसोसिएशन और बिफोर एसोसिएशन जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उनके रेशियो को हम लोग आई बताएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एंड बिफोर एसोसिएशन कितना होगा, उसके रेशियो को हम लोग आई कह सकते हैं। जब पार्टिकल डिसोसिएट करता है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर जाता है। इट मीन्स मॉलिक्यूलर मास भी अब नॉर्मल हो जाता है। और जब पार्टिकल एसोसिएट होता है तो मॉलिक्यूलर मास भी पार्टिकल का इंक्रीज कर जाता है। इट मीन्स मॉलिक्यूलर मास भी डिसोसिएशन और एसोसिएशन के कारण आपको इफेक्टेड होता है। तो वैन टॉप फैक्टर आई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा पार्टिकल का बाय एज्यूमिंग नो डिसोसिएशन और नो एसोसिएशन, और इसमें डिवाइड कर देंगे जब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो आफ्टर डिसोसिएशन या आफ्टर एसोसिएशन प्रोड्यूस होंगे, इस दोनों का रेशियो कर देंगे नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का, तो भी आपको वैन टॉप फैक्टर आई मिल जाता है। आप वैन टॉप फैक्टर को फाइंड करने के लिए या तो ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव वैल्यू होना चाहिए, या पार्टिकल का डिसोसिएशन के बाद कितना नंबर हो जाता है और डिसोसिएशन के पहले कितना नंबर होता है, उसके रेशियो को हम लोग आई बना सकते हैं। आई कैलकुलेट करने के लिए आपको आफ्टर एसोसिएशन कितने पार्टिकल होते हैं और बिफोर एसोसिएशन कितने पार्टिकल होते हैं, आप उसके रेशियो से आई कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आई फाइंड करने के लिए नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एज्यूमिंग नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एज्यूमिंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन कितना होगा, आप इसके जो रेशियो होंगे इस रेशियो से आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस आई को जब मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव वैल्यू में, तो आपको ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब एक एग्जांपल समझते हैं। इन केस ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल से हम आई कैलकुलेट कैसे करें। इन केस ऑफ डिसोसिएशन, मान लीजिए कैल्शियम नाइट्रेट एक सब्सटेंस है और ये डिसोसिएट करता है कैल्शियम आयन में और नाइट्रेट आयन में इन द सॉल्यूशन। 100% डिसोसिएशन सभी सब्सटेंसेस के नहीं होते, जितना अमाउंट होगा उसका कुछ फ्रैक्शन डिसोसिएट होगा, कुछ परसेंटेज डिसोसिएट होगा। मान लेते हैं इसका बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है और कैल्शियम और नाइट्रेट का बिफोर डिसोसिएशन 0 नंबर ऑफ पार्टिकल है। जब डिसोसिएट करेगा तभी कैल्शियम और नाइट्रेट प्रोड्यूस होंगे। अभी ये डिसोसिएट नहीं किया है तो कैल्शियम आयन का और नाइट्रेट आयन का जो नंबर है वो 0 है। सपोज दैट कि 1 से अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट कर गया, तो आफ्टर डिसोसिएशन यदि 1 से अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल इसका डिसोसिएट कर रहा है, 1 मोल से कुछ फ्रैक्शन इसका डिसोसिएट कर हो गया, मान लेते हैं 0.1 मोल डिसोसिएट हो गया या 0.5 मोल डिसोसिएट हो गया या 0.8 मोल डिसोसिएट हो गया, लेस देन 1 फ्रैक्शन है जो डिसोसिएट हो गया ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो यदि 1 मोल इसका डिसोसिएट करता है तो इसके स्टोकियोमेट्री के अकॉर्डिंग इसके कैल्शियम के 1 मोल और नाइट्रेट के 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं। तो जब अल्फा मोल डिसोसिएट होगा तो अल्फा के इक्वल कैल्शियम के नंबर होंगे और 2 अल्फा के इक्वल नाइट्रेट के नंबर हो जाएंगे सॉल्यूशन में। तो आई का वैल्यू निकालने के लिए आफ्टर डिसोसिएशन कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है
और बिफोर डिसोसिएशन कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है, दोनों का हम रेशियो करते हैं। तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन कितना है, दैट इज 1। तो आपको यहाँ पर अल्फा अल्फा कट जाता है, तो 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा बाई 1 कर देंगे, इट मीन्स 1 प्लस 2 अल्फा के इक्वल हो। तो इस तरह से हम लोग आई का वैल्यू 1 प्लस 2 अल्फा के इक्वल बताएंगे, जहाँ पर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाएगा या फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन कहलाएगा। इसी तरह से आप इन केस ऑफ एसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ एसोसिएशन मान लेते हैं कि VCl4 CCl4 मीडियम में एसोसिएट कर जाते हैं और इससे V2Cl8 प्रोड्यूस होते हैं। वैनेडियम टेट्राक्लोराइड एसोसिएट होकर V2Cl8 में डाइमर में चेंज कर जाते हैं, दो मॉलिक्यूल कंबाइंड हो जाता है। सपोज इनिशियल बिफोर एसोसिएशन जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, बिफोर एसोसिएशन जो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर है, इसका मान लेते हैं 1 मोल है और इसका 0 मोल है। आफ्टर एसोसिएशन हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं 1 में से अल्फा मोल एसोसिएट कर गया, अल्फा इज द फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएशन, 1 मोल है और 1 में से अल्फा मोल इसका एसोसिएट हो गया, मतलब कंबाइंड हो गया। तो इसके जब 2 मोल कंबाइंड होते हैं तो इसका 1 मोल बनता है, इट मीन्स 2 का हाफ बनता है 1। तो इसके अल्फा मोल कंबाइन करते हैं तो इसका कितना बन जाएगा, अल्फा का हाफ, अल्फा बाई 2। तो आप इस तरह से आई का वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितने पार्टिकल हो जाते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन से। तो आपको यहाँ 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 कर देंगे, बाई 1 कर देंगे, और ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। दिस इज वैन टॉप फैक्टर आई, जो हम लोग इस तरह से डिसोसिएशन के केस में और एसोसिएशन के केस में कैलकुलेट करते हैं। तो आज आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, दैट इज एबनॉर्मलिटीज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो उनके पास रेगुलर पहुंच पाएंगे। थैंक यू।